बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। ICS स्टैटिस्टिक्स पार्ट 2 थ्योरी ऑफ प्रीवियस पेपर्स 2011 टू 2019। ये वीडियो इस सीरीज़ की 4th वीडियो है जिसमें हम 2011 से लेकर 2019 तक आने वाले पेपर्स में थ्योरी को डिस्कस करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डिफरेंशिएट बिटवीन वन साइडेड, वन टेल्ड एंड टू साइडेड या टू टेल्ड टेस्ट। ये क्वेश्चन 2012 और 2013 में रिपीट हुआ है। सबसे पहले हम टू टेल्ड टेस्ट को डिस्कस करेंगे। टू टेल्ड और टू साइडेड टेस्ट, व्हेन रिजेक्शन रीजन इज टेकन ऑन बोथ साइड्स ऑफ सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन देन द टेस्ट इज कॉल्ड टू टेल्ड और टू साइडेड टेस्ट। जब हमारा रिजेक्शन रीजन जो होता है वो या एक्सेप्टेंस रीजन वो दोनों जो हमारे पास नॉर्मल कर्व बनता है उसके लेफ़्ट और राइट दोनों साइडों पे हों तो इस तरह के टेस्ट को हम कहेंगे टू टेल टेस्ट। इसमें जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बनता है वो बनता है म्यू इज़ नॉट इक्वल टू म्यू नॉट, यानी कि म्यू इज़ नॉट इक्वल टू जो हमारे पास वैल्यू है म्यू की जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट में दिया होता है। अब हम डिस्कस करते हैं वन टेल टेस्ट और वन साइडेड टेस्ट। व्हेन रिजेक्शन रीजन इज टेकन ऑन वन साइड ऑफ सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन आइदर ऑन लेफ्ट साइड और ऑन राइट साइड, इन दीज टाइप ऑफ टेस्ट, इस तरह के टेस्ट में हम H1 बनाते हैं म्यू इज़ ग्रेटर देन या म्यू इज़ स्मॉलर देन, यानी कि इसमें हमारा जो रिजेक्शन रीजन है वो टेल की एक साइड पे मौजूद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज़ प्रोसीजर ऑफ हाइपोथेसिस टेस्टिंग। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2012, 14 और 15 में रिपीट हुआ है। प्रोसीजर ऑफ हाइपोथेसिस टेस्टिंग, सबसे पहले हम नल और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बनाते हैं। उसके बाद हम लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस लेते हैं। अगर हमें क्वेश्चन में लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस बताया हुआ हो तो वो लेते हैं, अगर हमें नहीं बताया तो हम अपनी मर्ज़ी से 5% ले लेते हैं। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस कहते हैं अल्फ़ा को, जो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिटिंग टाइप 1 एरर होती है। सादा अल्फाज में हम अल्फ़ा कह सकते हैं गलती करने की गुंजाइश। उसके बाद नेक्स्ट है टेस्ट स्टैटिस्टिक्स। टेस्ट स्टैटिस्टिक्स वो फार्मूला होता है जो हमें बेस प्रोवाइड करता है कि हम नल या अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में से किस को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करेंगे। उसके बाद सिंपल कैलकुलेशंस हैं, जो सवाल की स्टेटमेंट में डाटा होता है उसको यूज़ करके कैलकुलेशन करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमारा क्रिटिकल रीजन बनता है। क्रिटिकल रीजन को देख के हम ये डिसीजन लेते हैं कि हमने हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट किया है या रिजेक्ट किया है। उसके बाद फाइनल में कंक्लूजन आता है। ये 6 स्टेप्स हैं जो हाइपोथेसिस टेस्टिंग में यूज़ होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स। नंबर 1 रैंडम वेरिएबल, ये 2015, 16 और 18 में है। नंबर 2 सैंपल स्पेस, ये 2014 और 2015 में आया है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, ये 2014 में आया। और डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट इवेंट्स, ये 2014 और 2019 के पेपर में है। सबसे पहले हम रैंडम एक्सपेरिमेंट को डिस्कस करेंगे। द एक्सपेरिमेंट हुज आउटकम्स आर अनसर्टन, वो एक्सपेरिमेंट जिसके आउटकम्स के बारे में या जिसके रिज़ल्ट के बारे में हम अनसर्टन हो। हमें ये तो पता हो कि क्या क्या रिज़ल्ट आ सकते हैं, लेकिन एग्जैक्ट ये ना पता हो कि क्या रिज़ल्ट आएगा। इसकी मिसाल में एक कॉइन को टॉस करना है और एक डाई को रोल करना है या थ्रो करना है। उसके बाद हम नेक्स्ट लेते हैं सैंपल स्पेस। द सेट विच एज्यूम ऑल द आउटकम्स, यानी कि ऑल द पॉसिबल आउटकम्स ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड एज सैंपल स्पेस। एक रैंडम एक्सपेरिमेंट के जितने भी पॉसिबल रिजल्ट्स होते हैं उनको जो सेट एज्यूम करता है या जो सेट रिप्रेजेंट करता है उसको हम सैंपल स्पेस कहते हैं। जैसा कि एक कॉइन को हमने टॉस किया तो हमें पता है या हेड आएगा या टेल आएगा, ये 2 ही पॉसिबिलिटीज़ हैं। हम इन 2 पॉसिबिलिटीज़ को एज अ सेट रिप्रेजेंट करते हैं तो वो सेट सैंपल स्पेस होगा। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। 2 इवेंट्स आर कॉल्ड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स इफ नथिंग इज कॉमन बिटवीन देम। कोई भी 2 इवेंट
म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स कहलाएंगे अगर उन दोनों के दरमियान कुछ भी कॉमन ना हो। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन वी थ्रो अ डाई, let A is equal to all odd number appear on face of die, B is equal to all even number appear on face of die. A and B are mutually exclusive events. यानी कि अगर हम एक डाई रोल कर रहे हैं तो जितने भी ऑड नंबर हैं जो डाई के ऊपर आ सकते हैं उनका सेट, और जितने भी इवन नंबर हैं जो कि डाई के ऊपर आ सकते हैं उनका सेट। अब इन दोनों सेट के दरमियान इंटरसेक्शन नल होगी। तो दूसरे अल्फाज में हम ये भी कह सकते हैं कि वो इवेंट्स जिनके इंटरसेक्शन नल सेट हो उन इवेंट्स को म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स कहा जाता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट इवेंट। इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ वन इवेंट डजंट इन्फ्लुएंस द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ अदर इवेंट, देन द इवेंट्स आर कॉल्ड इंडिपेंडेंट इवेंट्स। अगर एक इवेंट के अकर होने की प्रोबेबिलिटी दूसरे इवेंट के अकर होने की प्रोबेबिलिटी पे असरअंदाज ना हो तो इसको हम इंडिपेंडेंट इवेंट कहेंगे। इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ वन इवेंट डज अफेक्ट द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ अदर, देन दोज इवेंट विल बी कॉल्ड डिपेंडेंट इवेंट। इसकी सादा तरीन एग्जाम्पल ये है कि अगर हमारे पास दो इवेंट हैं और वो दो के दो इवेंट एक ही सैंपल स्पेस से लिए गए हैं, तो अगर हम उन इवेंट्स के जो आउटकम्स हैं वो आउटकम्स की सिलेक्शन विद रिप्लेसमेंट हो तो वो इवेंट्स आपस में इंडिपेंडेंट होंगे। लेकिन अगर वो सिलेक्शन विदाउट रिप्लेसमेंट हुई तो ऐसे इवेंट्स आपस में डिपेंडेंट होंगे। तो जैसा कि हमारे पास हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है, हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में जो इवेंट्स होते हैं उनकी प्रोबेबिलिटी एक दूसरे पे डिपेंड कर रही होती है क्योंकि उसमें सैंपल स्पेस रिड्यूस हो रहा होता है। हम सैम्पलिंग जो सिलेक्शन कर रहे होते हैं यूनिट्स की वो विदाउट रिप्लेसमेंट कर रहे होते हैं। तो इस तरह की एग्जांपल होगी इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, डिफरेंशिएट बिटवीन सैम्पलिंग विद एंड विदाउट रिप्लेसमेंट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2016 और 2019 में रिपीट हुआ है। सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट, व्हेन वी ड्रा सैम्पलिंग यूनिट्स फ्रॉम पॉपुलेशन, एनालाइज देम एंड रिप्लेस देम इनटू पॉपुलेशन फ्रॉम विच दे वर कलेक्टेड, देन द प्रोसेस इज कॉल्ड एज सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट। सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट का मतलब ये है कि जब हम पॉपुलेशन में से सैम्पलिंग यूनिट चूज़ करने के बाद उनका एनालिसिस करें और एनालिसिस करने के बाद उनको वापस पॉपुलेशन में डाल दें, तो उस तरह की पॉपुलेशन को सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट, उस तरह की सैम्पलिंग प्रोसेस को सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट कहेंगे। और इस तरह की सैम्पलिंग टेक्निक में पॉपुलेशन हमारे पास इनफाइनाइट हो जाती है एक तरह से, क्योंकि वही यूनिट बार बार सिलेक्शन हो सकते हैं। अब सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट हम करते हैं कि व्हेन सैम्पलिंग यूनिट्स आर ड्रॉन फ्रॉम पॉपुलेशन आफ्टर एनालिसिस वी डू नॉट रिप्लेस देम इन पॉपुलेशन, देन द प्रोसेस इज कॉल्ड सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट। जब सैम्पलिंग यूनिट्स को हम इस तरह चूज़ करें कि उनके एनालिसिस के बाद हम उनको पॉपुलेशन में दोबारा ना डालें, इस तरह की सैम्पलिंग को कहेंगे सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट। इस तरह की सैम्पलिंग में हमेशा पॉपुलेशन साइज रिड्यूस होता है। और जब एज अ प्रोबेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जो इवेंट्स जिनके आउटकम्स इस मेथोडोलॉजी से सिलेक्ट किए जाते हैं, चूज़ किए जाते हैं, वो हमेशा डिपेंडेंट इवेंट होते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डिफरेंशिएट बिटवीन पैरामीटर एंड स्टैटिस्टिक, वाई पैरामीटर इज सेड टू बी कांस्टेंट एंड स्टैटिस्टिक बी वेरिएबल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2014, 2015 और 2017 में आया हुआ है। द इंफॉर्मेशन, सबसे पहले हम पैरामीटर को डिस्कस करेंगे। द इंफॉर्मेशन कलेक्टेड फ्रॉम पॉपुलेशन इज कॉल्ड एज पैरामीटर। फॉर एग्जाम्पल पॉपुलेशन मीन, पॉपुलेशन वेरिएंस। जो इन्फॉर्मेशन हम पॉपुलेशन से कलेक्ट करते हैं उस इंफॉर्मेशन को पैरामीटर कहते हैं, और जो इन्फॉर्मेशन हम स्टैटिस्टिक से कलेक्ट करते हैं, जो इन्फॉर्मेशन हम सैंपल से कलेक्ट करते हैं, उसको हम स्टैटिस्टिक कहते हैं। इसको याद रखने का आसान तरीका ये है, P for parameter and P for population, S for statistic and S for sample। अब हम ये रीज़न जानने की कोशिश करेंगे कि पैरामीटर क्यों कांस्टेंट होता है और स्टैटिस्टिक जो है वो क्यों वेरिएबल है।
हम फ़र्ज़ करें एक पॉपुलेशन लेते हैं जो है 1 2 3 4 5। अब इसका मीन 3 है। अब फ़र्ज़ करो हमने सैम्पल साइज़ 2 का विद रिप्लेसमेंट से विदाउट रिप्लेसमेंट से हमने कलेक्ट किया है। यहाँ पे विद रिप्लेसमेंट लिखा हुआ है लेकिन हकीकत में ये विदाउट रिप्लेसमेंट हुई है। हमने सैम्पल विदाउट रिप्लेसमेंट लिया है तो उनमें से कुछ सैम्पल यहाँ मैंने कोड किए हैं 1 3 2 4 एंड 5 3। अब इन तीनों का जब हम सैम्पल मीन लेंगे तो ये बिलतरतीब बनेगा 2 3 4। इसके अलावा और भी बहुत से सैम्पल हैं हमारे पास। अब यहाँ पे ये देखें, लेकिन हमने इनमें से सिर्फ 3 सैम्पल यहाँ पे कोड किए हैं। अब यहाँ पे आप देखें कि जितने सैम्पल पॉपुलेशन से कलेक्ट होते जाते हैं उसके मीन्स वहीं आ सकते हैं जो पॉपुलेशन के हैं, और बहुत से सैम्पल्स की मीन ऐसे हैं जो उस पॉपुलेशन से डिफ़र कर रहे होते हैं, उस पॉपुलेशन की तरह नहीं होते। तो ये वाज़ेह सबूत है कि सैम्पल जो है वो उससे हासिल होने वाली इंफॉर्मेशन वेरिएबल हो सकती है, क्योंकि पॉपुलेशन की मुख्तलिफ यूनिट्स मुख्तलिफ रिज़ल्ट प्रोवाइड करती हैं। लेकिन चूँकि पॉपुलेशन वहीं सिंगल पॉपुलेशन होती है जिसमें से वो सैम्पल कलेक्ट किया गया होता है, तो उस पॉपुलेशन की सारी ही यूनिट्स को यूज़ करके हम एक पेरेंट मीन निकालते हैं जो कभी भी चेंज नहीं होता। ये मेन रीज़न है कि सैम्पल जो है क्यों वेरी करता है और पॉपुलेशन से हासिल होने वाला जो पैरामीटर है वो क्यों सेम रहता है, कांस्टेंट रहता है।